नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969065309608971523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज के इस लेक्चर में हम लोग 16 दिसंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर अप करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जो है इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जो कि मैंने आपको पहले के भी लेक्चर्स में थोड़ा सा कवर अप करवाया है, दैट इज अबाउट दी मैंडस साइक्लोन। देखिए ये साइक्लोन जो है वो न्यूज में है, इसलिए ये वाला आर्टिकल लिया है। देन इसके बाद आता है स्वनिधि स्कीम, काफी ज्यादा न्यूज में रहती है, क्यों रहती है वो मैं आपको अभी इसके लेक्चर में बताने ही वाली हूँ। देन इसके बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी न्यूज में रह रही है, क्यों है कैसा है वो सब मैं अभी आपको पूरा कवर अप करवाऊंगी। देन है हमारा जीएसटी, सबने सुना है ना, वही वाला जीएसटी। उसके बाद है अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिबिलिटी, मतलब कि जो हमारा जितना भी इलेक्ट्रिक हम चीजों के ऊपर जा रही हैं, फोकस कर रहे हैं उसी के ऊपर। एंड देन आता है सुसाइड। तो ये है हमारे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट आर्टिकल से शुरू कर लेते हैं। ये आपका फर्स्ट आर्टिकल जो है, जो आप ले प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी काम आएगा और मेंस के लिए भी। मेंस के लिए आपसे क्वेश्चन आएगा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बनते कैसे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का एरिया कौन सा होता है, कहाँ पर ये डेवलप होते हैं। तो आपका जो पूरा ये क्वेश्चन रहेगा ये इन चीजों से पूछा जाएगा। चलिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से। फर्स्ट आर्टिकल में हमारा जो है, अभी रिसेंटली क्या हो रहा है कि ऐसा जो है देखा गया है कि आगे आने वाले समय में मामलापुरम चेन्नई में जो है एक साइक्लोन यहाँ पे आ रहा है जिसका नाम है साइक्लोन मेंडोज। ठीक है, आपने बहुत सारे साइक्लोन्स के नाम यहाँ पर सुने होंगे। ऐसे ही एक साइक्लोन आ रहा है, साइक्लोन मेंडोज। मेंडोज साइक्लोन जो है ये मामलापुरम, ये 9 तारीख से ही शुरू हो चुका है। इसकी विंड की जो स्पीड है ना, इसकी जो गति है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, गति भी इसमें इंक्रीज होती जा रही है। ये अभी जो है ऐसा कहा गया है कि भाई ये जो पुडुचेरी का रीजन है वहां पे पहुंच गया। पुडुचेरी से होते होते ये जो है श्रीहरिकोटा, जो हमारा आंध्र प्रदेश वाला है ना, वहां तक पहुंचने की तैयारी में है ये। ठीक है, और इसको जो है वो सीवियर कैटेगरी में डाला गया, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाला एक इसको बनाया गया है। पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स वो साइक्लोन होते हैं जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो हमारा रीजन है वहां पर ये डेवलप होते हैं। ये उन रीजन्स में बेसिकली डेवलप होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक ये बनते हैं। ठीक है, हमारे जो साइक्लोन्स होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ठीक है, दो तरीके के होते हैं। तो जो हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन है ये इसी कैटेगरी में आता है, जो कि इस तरीके की चीजों के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब क्या होता है ना कि जब ये साइक्लोन, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि साइक्लोन बनाने के लिए एक एक तरीके से क्या चीज चाहिए होती है। साइक्लोन जो है वो यहाँ पर कैसे बनता है, इसकी नाम कैसे नामकरण इसका कैसे किया जाता है, या वर्ल्ड लेवल पे इसको किस नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है ये उस एरिया में जाता है जहां का जो टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। ठीक है, यहाँ पे रीड करेंगे सब लोग, 27 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, जो कि कोरियोलिस फोर्स की वजह से इम्पैक्ट क्रिएट करता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज है, ये कहाँ पे डेवलप होता है? लो प्रेशर एरिया में, जहां पे दबाव कम होता है उन रीजन में इसकी डेवलपमेंट देखी जाती है, दबाव कम वाले रीजन में। वहीं अगर मैं टेम्परेट साइक्लोन की बात करूं, तो जो टेम्परेट साइक्लोन होते हैं वो यहाँ पर जहाँ पे दबाव ज्यादा होता है, मतलब कि ये ऊपर वाले रीजन में, मतलब जहाँ टेम्परेट नाम है ना, टेम्परेट का मतलब ही होता है जहाँ पे ठंड वाले जो एरिया होते हैं, ये उस रीजन में डेवलप होता है। ठीक है ना, बात को समझ गए? तो इस तरीके से हमारे जो है साइक्लोन्स आपको देखने को मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पर, अलग अलग जगह पर साइक्लोन्स जो है वो आपको
देखने को मिलेंगे। नाम भी इसके अलग अलग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे रीड करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट नामों से इसको जाना जाता है। टाइफून इसको कहा जाता है कहाँ पर? चाइना के आसपास, जो साइड साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी है, जो चीन का सागर है, वहां पर इसको टाइफून कहा जाता है। पैसिफिक ओशन में भी यही कहा जाता है। जबकि इसका नाम जो है वो आप यहाँ पे पढ़ेंगे, ये जो हरिकेन है वो कहा जाता है इसको वेस्ट इंडिया के जो आइलैंड्स हैं, एटलांटिक ओशन है, कैरेबियन सी है, जो जो पूरा यूएसए और यूरोप के बीच का जो रीजन है, वहां पे इसको क्या बोला जाता है? हरिकेन्स। वही जो अफ्रीका वाला रीजन पड़ता है, साउथ यूएसए वाला रीजन है, वहां पे इसको टोर्नेडो के नाम से जाना जाता है। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये कहा जाता है। और बाकी ऑस्ट्रेलिया में इसको क्या बोला जाता है? विल्यू विली। ठीक है। उसके बाद इसको हमारे जो इंडिया के आसपास का जो रीजन है, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशियस, वहां पे इसको चक्रवात, ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसके डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे क्या नाम इसको दिया जाता है। ये नाम देता कौन है पता है आप लोगों को? ये नाम यहाँ पे दिए जाते हैं, कौन देता है? इंग्लिश हिंदी दोनों में यही बोलते हैं, लिख लीजिएगा। रीजनल स्पेशलाइज्ड मीट्रोलॉजिकल सेंटर। सेंटर्स जो है वो यहाँ पे देते हैं इन सब चीजों को नाम, अलग अलग। इसके अंदर जो पूरा डिपार्टमेंट है, इसके अंदर 13 कंट्रीज आती हैं। वो 13 कंट्रीज जो है यहाँ पर वो नामिंग यहाँ पर देती है। कौन सी 13 कंट्रीज आती हैं? 13 मेंबर कंट्रीज आती हैं। नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ईरान, इराक, सॉरी इराक नहीं, इंडिया है, ईरान तो है, इंडिया है, मालदीव्स, म्यांमार, कतर, नोट कर लो ये सारे नाम, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, येमेन, ओमान, बांग्लादेश। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, एक रह गया, अच्छा 12 हुए ना, सऊदी अरेबिया। तो ये सारी कंट्रीज मिलकर के नाम देती हैं। आप देखोगे भी कि जो नाम जितने भी दिए जाते हैं ना, यही सारी कंट्रीज मिलकर के सारी नेमिंग जो है वो प्रोवाइड करती हैं। सारी की सारी नेमिंग इन्हीं कंट्रीज द्वारा यहाँ पर दी जाती है। क्लियर हुआ सबको? तो ये सब नाम वाम भी जो है, नामकरण जिसको हम कहते हैं, वो भी यही सारे देते हैं। और अगर मैं बात करूं कि जो पूरा साइक्लोन बनता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है? भाई देखो, जो वर्ल्ड का मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, ये वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी का पार्ट है। यूएन की कितनी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है? यूएन की 15 एजेंसी है, जिसमें वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ, सबने नाम सुने हैं ना ये वाले, ये भी इसी का हिस्सा है। ये सब आते हैं और ये बताते हैं कि भाई जो जितने भी चक्रवात आते हैं उष्ण कटिबंधीय रीजन में, उष्ण कटिबंधीय रीजन 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ तक का जो ये पूरा रीजन है, इसमें जितने भी ये चक्रवात डेवलप होते हैं, ये जान मान की हानि जो है वो यहाँ पर आपको करते हुए दिखेंगे, और जो कि बिल्कुल ठीक भी है। ठीक है, ये लाइफ प्रॉपर्टी दोनों को डैमेज करते हैं ये, जो है साथ ही साथ ये जो है तूफान, बाढ़, बवंडर, आकाश में बिजली, इन सब की जो भी एक तीव्रता है उसको और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो साइक्लोन्स जो है वो ये सब, इसका इम्पैक्ट ये पड़ता है कि इसमें ये चीजें डेवलप और होने लगती है। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई मेंडोज के बाद तो एक और नया लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। ठीक है, जो जो निम्न दबाव एक डेवलप हो रहा है, एक नए साइक्लोन के आने की तैयार है, तो ऐसा भी मतलब कहा जा रहा है। ठीक है, पर अभी फिलहाल तो चलो एक ही साइक्लोन है, अभी उसी को पढ़ना है आपको। और इनके साथ जो है, अगर जितने भी सारे वो जो बाढ़ आना, या जो है सुनामी, या फिर जो है बहुत ज्यादा तेज में हवाएं चलना, अगर ये चीजें बढ़ती गई तो उससे जो है जान मान की हानि भी होगी। और जो है वो लाइफ और जान मान की हानि ये सब देखने को मिल सकती है। और करीब करीब यहाँ पर जो है 200 मिलियन शहरी निवासी जो है, उनको ऐसा है कि भाई उनको आगे चल के भूकंप का और तूफान का सामना करना पड़ सकता है। अगर पूरे 1891 से लेके 2020 तक का टाइम पीरियड देखें, तो भारत का जो पूर्वी और पश्चिम तट है, उसमें से 313 ऐसे चक्रवात आए हैं, जिसमें से 130 को गंभीर बोला गया, सीवियर बोला गया है। ठीक है, और इसमें इसमें ये देखने को मिला कि भाई अगर गंभीर है, इसका मतलब उसमें जान मान की हानि भी ज्यादा हुई होगी। तो यही ऐसा देखा गया कि उसके अंदर जान मान की हानि भी ज्यादा अमाउंट में
हुई है, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है। और अगर इतना कुछ हुआ है तो साइक्लोन जो है वो एक तरीके से जो है बहुत ज्यादा नुकसानजनक हो सकते हैं। चाहे हम बात करें तो उसमें टोटल डिजास्टर जो है उसके अंदर 29% देखने को मिले हैं फ्लड्स के बाद। फ्लड तो खैर जब फ्लड जब जब इतने ज्यादा अमाउंट में आते हैं तो उसमें जान मान की हानि 62% देखी गई है, और उसके बाद जो है वो साइक्लोन्स में देखी गई है कि जान मान की हानि सबसे ज्यादा इसके बाद साइक्लोन्स में हमें देखने को मिलती है। समझ रहे हो सब लोग इस चीज को? तो ये सब फैक्ट्स भी आपको याद रखने हैं। ठीक है। और इंडिया में भी अगर मैं बात करूं तो इंडिया में थर्ड मोस्ट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले हैं ये अर्थक्वेक और फ्लड्स के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक भी सब लोगों ने सुना हुआ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ये एक ऐसा बैंक है जो कि एशिया में काम करता है। जरूरी नहीं है सिर्फ एशिया के लोग इसमें शामिल हो, उसमें और लोग भी शामिल हो सकते हैं। ये जो बैंक है इसके हेडक्वार्टर्स मनीला फिलीपींस में है। ठीक है। मनीला फिलीपींस में। ये वही है जैसे कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता है ना वर्ल्ड बैंक, ऐसे ही ये भी एक तरीके से काम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि 1966 में बना था। पता है डेट कौन सी? अभी 3 दिन बाद की डेट, जो अभी हमारी 3 दिन बाद की डेट आने वाली है, 19 दिसंबर। अभी आज 15 है ना, नहीं 16 है आज तो, है ना? तो 16 के बाद जो 3 दिन बाद आएगी डेट, उसी दिन को ये बना था। तो क्लियर हो रही है ना बात? इन्होंने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी ये चीज बोली है कि इंडिया जो है उसको 2050 तक आते आते इन क्लाइमेट से जुड़े हुए जो भी ये जलवायु की संबंधित घटनाएं हैं उनसे जुड़े हुए 2050 तक इंडिया को अपने जीडीपी में करीब 1.8% का नुकसान झेलना पड़ सकता है। समझ रहे हो? इंडिया ने अपने जीडीपी में 2% का लॉस तो झेला ही है इस टाइम पीरियड में डिजास्टर्स की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया जो है वो 2019 में जब बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम आई थी, साइक्लोन आम्फान, साइक्लोन तितली, साइक्लोन गति, साइक्लोन निवार, बहुत सारे साइक्लोन्स देखने को मिले थे। तो ये सब प्रॉब्लम इन साइक्लोन्स की वजह से देखने को मिल सकती है। समझ गए बात को? बात क्लियर होगी ना सबको ये वाली, कि ये जो साइक्लोन्स हैं, ये जो चीजें हैं, ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं आगे आने वाले समय में। ठीक है। इसीलिए सरकार जो है वो चाह रही है कि क्या किया जाए, कोशिश की जाए कि कम से कम हम जो है क्लाइमेट के ऊपर इन्वेस्ट करें। क्लाइमेट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा ना रहे इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरा, साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है? साइक्लोन की नेमिंग जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी लिखवाया था यहाँ पर, कि रीजनल स्पेशलाइज मीटरोलॉजिकल सेंटर्स यहाँ पे होते हैं। वर्ल्ड में पूरे 6 हैं ऐसे, जिसमें से एक इंडिया का आईएमडी भी है। सुना होगा आईएमडी ने ये घोषणा करी है, आप लोगों ने बहुत न्यूज में सुना होगा। आईएमडी की घोषणा है कि यहाँ पर जो है वो बारिश आएगी, हम ये होगा वो। ये आईएमडी वो मूवीज की रेटिंग वाला आईएमडी नहीं है, कहीं वो सोचो आपकी जो मूवीज की रेटिंग देता है आईएमडी, ये वो आईएमडी नहीं है, ये दूसरा आईएमडी है। ये कौन सा वाला आईएमडी है? ये जो हमारे पूरे ये बताता है, मौसम विभाग जिसको हम कहते हैं ना, कि वो वाली चीजें बताता है कि भाई कहाँ पे साइक्लोन आने वाला है, कहीं कहाँ पर बारिश होने वाली है। तो आईएमडी अपनी रेटिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पूरा। रीजनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के साथ आईएमडी मिलकर के पूरे नॉर्थ इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी यहाँ पर एक तय तय करते हैं कि भाई कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे ये चीजें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ 12 कंट्रीज और भी हैं, मैंने आपको बताया है। अभी 13 कंट्रीज के नाम लिखवाए थे ना, जिसमें एक इंडिया हो गई और 12 और कंट्रीज हो गई, तो मैंने नाम आपको लिखवा दिए। ठीक है। जो नाम है यहाँ पर, वो जो है हम जो ये नाम देते हैं ना, गति, मेंडोस, नेवार, गुलाब, ये सब जो नाम दिए जाते हैं ना, ये नाम ऐसा होता है कि जो एक न्यूट्रल हो। ऐसा नहीं कि किसी को यहाँ पर हार्म कर रहा हो सकता है वो किसी पर्सन का नाम हो, किसी रिलीजन बिलीफ का नाम हो, कोई सांस्कृतिक, और या फिर कोई मतलब ऐसा होना चाहिए जो किसी को अगेंस्ट ना हो। ठीक है। किसी भी पर्सन की, दुनिया भर की जितनी भी आबादी है उसमें से किसी भी समूह की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाए, और जो है बहुत ज्यादा रूड, कठोर या आक्रामक प्रवृत्ति का जो है वो ये नाम नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ रहे होंगे। अब जैसे साइक्लोन गति है, गति तो किसी को प्रॉब्लम नहीं देगा ना, गति तो एक बहुत कॉमन सा वर्ड है। साइक्लोन गुलाब पाकिस्तान ने दिया जैसे, तो बहुत कॉमन सा वर्ड है। अब गुलाब तो किसी को क्या ही समस्या दे देगा, तो ये उस सेंस में है। बात समझे ना सब लोग?
और ऐसा जो है वो ऐसा हो कि किसी को भाई दिक्कत ना दे और वो याद रखने में भी आसान हो। और ये इन्होंने प्रपोज किया ताकि कोई भी गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे। और जो पूरा साइक्लोन है उसके नाम यहाँ पर सिर्फ 8 शब्दों का होना चाहिए, 8 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, इसको लिख लो क्योंकि सवाल इस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है आगे की जो है सुधार कार्य क्या हो सकते हैं कि साइक्लोन के वार्निंग सिस्टम को और इम्प्रूव करो। बहुत पहले से मिली डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होने का समय मिलना चाहिए। आपदा की तैयारी का जो प्रबंधन है ना उसमें और ज्यादा इसमें जो है वो देने की जरूरत है। आईएमडी है या फिर वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो यहाँ पर पूरे तरीके से बताए हर एक चीज के बारे में कि कैसे करा जा सकता है, उसमें क्या और पहले से तैयारी कर लो, है ना। अच्छा मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से, अपना दिमाग लगाइएगा और मुझे बताना, मतलब मैं पूछ नहीं रही वैसे ही मैं एक तो जनरली सवाल पूछ रही हूँ कि आईएमडी कौन से डिपार्टमेंट में आता होगा, या आईएमडी का मिनिस्ट्री कौन सी होगी। ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, ये जरूर लिख लीजिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर आता है, जो कि सारी चीजों पे यहाँ पर क्या करती है, एक तरीके से अनुसंधान करना, रिसर्च वर्क करना, ये वो करती है। और ये अभी का नहीं बना, ये 1875 में बन गया था, बहुत पुराना बना हुआ है ये, अभी का नहीं बना है ये। ठीक है, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो वही है, अब हमें जो है इस तरीके से उद्देश्य को, मतलब पूरा चक्रवात जितने भी आते हैं उनके प्रभाव को अगर हमें कम करना है तो उसके लिए हमें जितने भी तटीय क्षेत्र हैं, जितने भी कोस्टल एरियाज आते हैं वहां पे हमें वृक्षारोपण करना होगा। और आजकल तो ये भी बहुत समस्याएं देखने को मिल रही है कि जो तटीय क्षेत्र है वहां पर जो है वो मृदा का जो अपरदन होता है, जो सॉइल इरोजन है वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, आप लोगों को मैंने बताया भी था, विजहंजम पोर्ट जो है केरला वाला, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था, आप लोगों को याद होगा तो। नहीं याद तो अब अपने नोट्स निकालो, पीछे पढ़ लो और याद आ जाएगा आपको। तो वही है कि इस तरीके से शेल्टर लगाएं और मैंग्रोव्स यहाँ पे बढ़ाएं। अभी रिसेंटली भारत ने मैंग्रोव अलायंस को भी साइन करा है ना, स्पेन, यूएई, इंडिया, इंडोनेशिया उनके साथ। आपको पता है ना भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव जो है वो सुंदरबंस के एरिया में मिलता है। तो मैंग्रोव्स के एरिया को बढ़ाने की जरूरत है क्योंकि मैंग्रोव जो है ना वो साइक्लोन्स के आने के प्रभाव को रोकते हैं, वो उसमें मदद करते हैं ताकि साइक्लोन जो आ रहा है उसके प्रभाव को हम लोग कम कर सके। ठीक है ना, तो ये इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये भी आप पढ़ सकते हैं बाकी सारी चीजें। थर्ड पॉइंट, ये आप अपनी आंसर राइटिंग में यूज करेंगे, साइक्लॉन्स पे क्वेश्चन आता है तो आपकी आंसर राइटिंग में ये सारी चीजें यूज होनी चाहिए। हमें कैसी चीजें इस्तेमाल करनी है, कॉस्ट इफेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए सारी चीजें यूज करनी होंगी। साइक्लोन्स ऐसा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा एक ऐसा जो है वो तैयार करना होगा जिसके अंदर हम जो है यहाँ पर तूफान से बचने वाली लहरें, बांध बनाना, नहरों का निर्माण करना ताकि जल भराव रोका जा सके। नदी में जो है मतलब हमें एक ऐसा जो है एक पूरा संरचना एक ऐसी तैयार करनी होगी। ठीक है, तो आपदा को रोकने के लिए हमें एक ऐसी अवसंरचना को तैयार करना है जहां पर गरीब और कमजोर परिवारों की जाने ना जाए। गरीब और कमजोर परिवार के जो लोग हैं उनके पास भी यहाँ पर कुछ ना कुछ हो, उनके कच्चे मकान ना हो, उनके पक्के मकान हो यहाँ पर। और उनको अगर ऐसा कभी होता भी है तो उनको कंपनसेशन भी प्रोवाइड किया जाए, जितने भी मछुआरे रहते हैं उस जगह पर उनको कंपनसेशन भी दिया जाए। प्लस सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों मिल करके यहाँ पर तैयारी करे। सेंटर की गवर्नमेंट भी पूरा और स्टेट की गवर्नमेंट दोनों मिल करके डिजास्टर से जुड़े हुए जितने भी ऐसी चीजें हैं उनमें से नए नए उपायों को तैयार करे और रोके। चाहे वो बांध बनाए, चाहे वो किसी भी तरीके से प्रोग्राम को बनाए, पर ये सब करके सरकार को यहाँ पर जरूरत है, चाहे वो राज्य में और केंद्र में चाहे अलग अलग सरकारें हों, पर फिर भी सरकारों की ये जिम्मेदारी है कि दोनों चीजों को रोक करके पूरा करें। समझे बात को। तो ये आपका मेंस के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी मैंने ये लास्ट के पॉइंट्स बताए हैं ये सारे पॉइंट्स आप अपने लास्ट के कंक्लूजन जो आप यहाँ पर निष्कर्ष लिखते हैं मेंस में, इस पूरे में आप तैयारी करने वाले हैं। समझ गया सब इस चीज को। तो पूरा जो आप ये निष्कर्ष लिखने वाले हैं इस पूरे निष्कर्ष में आप लोग ये सारे के सारे फैक्ट्स को लिखेंगे कि ये स्टेप लेकर के कोशिश की जा सकती है किस चीज की, जो है रोकथाम की।
कोशिश की जा सकती है। समझ गए सब लोग? ये बहुत जो है तरीके से मैंने आपको एक एक पॉइंट यहाँ पे बताया है। आप उसमें मेंस का जो अपना आंसर लिखेंगे वो प्रेजेंट भी आपने ऐसे ही करना है। मान लीजिए साइक्लोन्स पे क्वेश्चन आता है, तो साइक्लोन पे आप ये सब तो चलो खैर आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आप मेंस के किसी आंसर में नहीं लिखने वाले हैं। आपको मेंस के आंसर में वो सब नहीं लिखना जो आपको आता है, नहीं नहीं, आपको वो लिखना है जो आपसे एग्जामिनर पूछ रहा है। आपसे जो एग्जामिनर सवाल कर रहा है, आपको सवाल का जवाब देना है, ना कि ये सोचना है कि मेरे को तो ये आता है मैं ये सब कुछ लिख दूं ना। ऐसे तो आंसर नहीं मिलेंगे ना, मार्क्स कैसे मिलेंगे फिर? मार्क्स तो तब मिलेंगे हमें जब हम ये कोशिश करते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं ना बस उसी के पास रहना, उसी के इर्द गिर्द घूमना है, हमें उससे भटकना नहीं है। तो कोई भी सवाल हो उसमें आपको ये तो नहीं गाइडलाइंस पूछेगा, ये आपके एमसीक्यू वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है कि 8 डिजिट होनी चाहिए, ये आ सकता है 8 डिजिट के ऊपर, या कौन कौन सी कंट्रीज इसको नाम देती हैं, ये सवाल बिल्कुल बिल्कुल पूछा जा सकता है। ठीक है, बाकी जो इसमें आपको मैंने लास्ट के पॉइंट्स बताए हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके किस में काम आएंगे, जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन पे GS1 के पेपर में कोई भी आंसर को कंक्लूड कर रहे होगे। ठीक है, बात समझ गए? समझ गए ना कि किस तरीके से अपना प्रेजेंट करना है? कॉन्सेप्ट पहले समझो और फिर प्रेजेंटेशन का समझो कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या उसमें रोकथाम के क्या मेजर हो सकते हैं, रोकथाम के तरीकों के ऊपर, तो ऐसा सवाल आपसे किया जा सकता है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी स्कीम जिसका नाम है PM स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम को अभी बढ़ा दिया गया है। और स्वनिधि स्कीम पहले तो समझो, मैंने आपको लास्ट क्लास में स्वामित्व स्कीम के बारे में भी बताया था। आज मैं नई स्कीम के साथ आई हूँ जिसका नाम है PM की स्वनिधि स्कीम। ठीक है, अब स्वनिधि स्कीम का मतलब क्या है, या ये क्यों न्यूज में है, इसको बढ़ा दिया गया है, तो भाई क्या थी जिसको बढ़ा दिया गया है? ठीक है, तो स्वनिधि का सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझिए। सबसे पहली चीज तो फुल फॉर्म समझो। प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब जो MCQ पेपर होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के बारे में जानना, और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है इस स्कीम के सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो जो फायदे हैं उसको जानना, इसको क्या इंपॉर्टेंस है वो जानना। सरकार ने क्या कर दिया है, सरकार ने बोला है कि इसका जो टाइम पीरियड है वो 2024 तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया चीज है। तो हम समझते हैं भाई ये है क्या चीज, मैं कह तो रही हूँ बहुत बढ़िया है, पर ये है क्या, बहुत बढ़िया क्या है इसके अंदर? सरकार की पूरी स्कीम है ये, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, पूरा का पूरा सरकार, केंद्र की सरकार इसको स्पॉन्सर करने वाली, मतलब सारा सरकार देगी, इसमें स्टेट का कोई योगदान नहीं रहेगा। आत्मनिर्भर निधि स्कीम, आत्मनिर्भर जो है उसका यहाँ पर मतलब क्या है, इसमें मैं पहले तो आपको स्कीम बता देती हूँ, फिर मैं बाकी इसके पॉइंट्स पे आती हूँ। पहले मैं स्कीम समझा देती हूँ, जो कि कौन लागू कर रही है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री। 2020 कोविड के समय इसको स्टार्ट किया गया था ताकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स क्या होते हैं, जो सड़क पर जो है क्या लगाते हैं, ठेला लगाते हैं, है ना, सड़क पे आप लोग देखते हो ना जो फ्रूट की स्टॉल लगा देते हैं, या फिर सड़कों के ऊपर जो है वो अलग अलग ठेले गोलगप्पे के लगाते हैं, कोई अलग टिक्की का लगाते हैं, लाइक पता है ना सबको, ये सब तो वो सब लगाते हैं यहाँ पर। तो जितनी भी ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके लिए ये यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। तो स्ट्रीट वेंडर्स को यहाँ पर दिया गया कि भाई उनको, क्योंकि कोविड के समय जो है, ये तो वही लोग हैं ना जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं, है ना, उनका कोई ऐसा नहीं है, ये तो आप भी जानते हैं कि इन लोगों की बहुत बड़ी कोई सेविंग्स तो होती नहीं है। ये लोग रोज उसी दिन कमाते हैं, उसी दिन कमा करके और अपने घर लेके जाते हैं और उसी में गुजारा बसर करते हैं, है ना। तो इनको तो रोज का ना एक तरीके से, अब मैं एक वर्ड यूज करूंगी यहाँ पर, दिहाड़ी, है ना। समझ रहे हो ना, मतलब कॉन्सेप्ट समझाने के लिए यूज किया है मैंने। तो ये उस हिसाब से, सो क्या होता है कि इस पूरी स्कीम के अंदर जो है इन लोगों को एक वर्किंग कैपिटल दी गई है ताकि अपना ये काम फिर से शुरू कर सके, क्योंकि अभी इनकी आजीविका छीन ली गई है ना, कोविड की वजह से। तो ये उसी समय लागू की गई थी ताकि इनकी आजीविका जो है इनको वापस लौटाई जा सके। समझ गए ना, तो ये वही है यहाँ पर, कोविड-19 की वजह से इनको जो है यहाँ पे लोन दिया जाएगा करीब 10,000 रुपए का, ताकि ये वापस से अपने काम धंधे को वापस शुरू कर सके, जो इनको 1 साल के अंदर अंदर वापस भी पे करना है सरकार को, क्योंकि कोविड के समय इनकी सारी सेविंग्स चली गई ना।
जो इनके पास सेविंग्स थी, बहुत अच्छी सेविंग्स थी, ठीक है, मान लो, तो वो तो चली गई सारी, क्योंकि इनको तो अब कोविड में तो बाहर निकलना मना हो गया था, तो लोग कैसे फिर अपना गुजारा बसर करेंगे। तो गुजारा बसर करने के लिए यहाँ पे क्या हुआ था, इनका सारा का सारा जो चीजें हैं वो इनसे ले लिया गया था। तो इनको यहाँ पर जो है वापस देने के लिए 7% का इनका इंटरेस्ट सब्सिडी इनको मिलेगा यहाँ पर। तो और अगर वो जो है जल्दी कर लेते हैं तो उनको कोई पेनल्टी यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इनको पूरा पैसा यहाँ पर देने के लिए कहा गया था। ठीक है। जैसे ये लिखो, आप यहाँ पढ़ो। ऐसे लोग जो सड़क और फुटपाथ पर जो है दैनिक उपयोग के सामान बेचते हैं, जैसे कई बार बहुत सी सड़कों पर जो है वो शूज के स्टॉल लगा के बैठते हैं या कपड़ों के लगा के बैठते हैं, तो ऐसे माल बेचते हैं, ऐसे पदार्थों को बेचते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, रोजमर्रा की चीजें बेचते हैं। तो उनको यहाँ पर ये चीज दी गई है। उनको एक यहाँ पर जो वहाँ की अर्बन लोकल बॉडीज है, जो वहाँ की म्यूनिसिपैलिटी है, वो म्यूनिसिपैलिटी इनको एक आई कार्ड इशू करेगी और उस आई कार्ड के तहत इनको ये लोन यहाँ पे सरकार द्वारा मिल सकता है। ठीक है। और अब मेघालय, वैसे मैं एक एक्स्ट्रा फैक्ट बता दूं, मेघालय जो है हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट वाली, जहाँ पे गारो खासी जैंतिया ट्राइब्स रहते हैं, और यही वही मेघालय जहाँ पर सबसे ज्यादा साल की बारिश पड़ती है, चेरापूंजी और मौसिन राम में। और ये 6th शेड्यूल में भी लिखी हुई है। याद आ रहा है सबको ये सारे फैक्ट्स? ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको मेघालय का नाम सुनते ही ये सारी चीजें दिमाग में क्लिक कर जाए कि अच्छा हाँ, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, सारी चीजें ये सब तो हमें पता है ना। तो बस मैं एक बार रिविजन के रूप में बता रही हूँ ये सब। तो अभी इंपॉर्टेंस क्या है इस चीज का, जो मेघालय है ना, मेघालय में अपना खुद का एक स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट चलता है। तो वो जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट है मेघालय वाला, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मेघालय का अपना है तो मेघालय की सरकार देखेगी, सबके लिए है, ये सब बिल्कुल आ सकते हैं इसके अंदर। तो ये सबके लिए है, इट इज अवेलेबल टू ऑल। जो कि 2014 के एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, उन सब के लिए यहाँ पर अवेलेबिलिटी करवा दी गई है। समझ रहे हो यहाँ पर? तो ये है। और अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो लोग, डिजिटली रूप में ही करते हैं, तो उनको कैश के इंसेंटिव्स भी मिलेंगे। तो ये थी पूरी यहाँ पर ये स्कीम। आई होप आप लोगों को पूरी स्कीम क्लियर हो गई होगी। तो अभी यहाँ पर सरकार ने क्या किया है, सरकार ने यहाँ पर जो है स्कीम का जो बेनिफिट है वो बढ़ा दिया है, बहुत अच्छी बात करी है। थर्ड लोन भी यहाँ पर आए। पहले क्या होता था, एक लोन आप 10,000 तक का ले सकते हो, फिर सरकार ने यहाँ पे 20,000 का लोन दिया। अब एक नया तीसरा लोन भी सरकार लेके आई है, 50,000 तक का भी। तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हो। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर 10,000 का लोन लिया है, करीब उसमें से 5.81 लाख ऐसे लोग हैं जो सेकंड लोन भी ले रहे हैं 20,000 का। और उनमें से जिसने सेकंड लोन भी ले लिया है 20,000 वाला, उसमें से करीब इतने 6,926, करीब करीब 7,000 लोगों ने यहाँ पर थर्ड लोन 50,000 के लिए भी उठाया है। ये है बेसिकली। ठीक है। तो ये नया एक आ गया है, सरकार यहाँ पे नया तीसरी कैटेगरी ले आई है, पूरी के पूरे भारत में इसको अप्लाई कर दिया गया है सबकी फैमिलीज को, ताकि फायदा हो, और नया तीसरा कैटेगरी ऑफ लोन आया है। क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? तो ये है पूरी स्वनिधि स्कीम। आपको याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए जो है, स्वामित्व स्कीम और स्वनिधि स्कीम दोनों में कंफ्यूज मत होना। स्वामित्व स्कीम जो है वो विलेज मैपिंग के ऊपर थी, ड्रोन्स की सहायता से। और स्वनिधि स्कीम पैसा और लोन देने के ऊपर है यहाँ पर, जिसमें सरकार की ये कोशिश थी कि करीब करीब 50 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा दिया जाए, जिनकी जिंदगी में कोविड ने कोई ना कोई दिक्कत क्रिएट करी है। ठीक है। तो इस स्कीम का जो वैलिडिटी थी वो मार्च 2022 तक थी। अब कितनी हो गई है जल्दी बताओ? अब जो है 2026 तक कर दिया गया है। समझ गए बात को? तो ये है आपका पूरा यहाँ पर एक स्कीम। कौन लेकर के आया है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री और किस चीज के लिए न्यूज में थी? याद करो, ये मैंने आपको करवाया था, ये न्यूज में थी स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के लिए। याद आ रहा है? जिसमें यूपी ने टॉप किया, सॉरी सॉरी, स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में जिसमें इंदौर ने टॉप किया था, ये उसी के लिए थी। ठीक है। तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अकेले कर रही है इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके साथ में और एक कौन है? इनके साथ में यहाँ पर सिडबी है। लिखो यहाँ पर फटाफट से, सिडबी। सिडबी लिखो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों मिल करके इसको पूरे देश में अप्लाई कर रही है। क्लियर होगी पूरी स्कीम? दोनों पर्सपेक्टिव से यहाँ पर
जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ये पूरा का पूरा आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए कि अच्छा इसमें ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी रिसेंटली ही एस जयशंकर जो है वो यूएनएससी के रिफॉर्म्स की मीटिंग को अटेंड करने गए हैं। तो अब हमसे ये सवाल पूछा जाएगा कि भाई यूएनएससी क्या चीज है भाई, ये क्या कौन सी बला आ गई है यूएनएससी, सुना तो होगा आप लोगों ने जरूर इसके बारे में। तो मैं अब आपको बहुत डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है, क्योंकि जो हम ये डिस्कशन करते हैं हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं तसल्ली से आराम से, है ना। तो अब आप लोग इसके बारे में देखिए यूएनएससी क्या चीज है। सो यूएनएससी पता है क्या चीज है। जब हमारा यूएन बना था, यूएन कब बना है, 24 अक्टूबर को। तो जब 24 अक्टूबर को यूएन का फॉर्मेशन हुआ था, तो यूएन में ही जो है जो है 6 ऑर्गन्स बनाए गए थे। फटाफट से सब लोग इसको नोट करो जरा, मैं आपको ना यहाँ पे बनवा रही हूँ इधर, ये खाली स्पेस पे। यूएन जो है ना उसके अंदर आते हैं उसके 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स, जो महत्वपूर्ण उसके अंग है, लिखो महत्वपूर्ण अंग, जिसमें उसके 6 अंग आते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहले यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, सामान्य सभा। फिर आती है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद। तीसरी आती है सेक्रेटरेट। देन आती है ट्रस्टीशिप काउंसिल। फिर इसके बाद इसकी आती है आईसीजे। आईसीजे का मतलब होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और फिर आती है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो इन 6 में से ये वाला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल का, उसे हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। ये सिक्योरिटी काउंसिल का मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही होता है कि जो इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स आते हैं। कौन से मेंबर्स, 5 परमानेंट, ये देखो इसके अंदर होते हैं पूरे 15 मेंबर्स। 15 में से 5 और 10, 5 कौन होते हैं, 5 होते हैं इसके अंदर P5, और 10 होते हैं इसके अंदर टेम्पररी, जो कि कुछ समय के लिए होते हैं। 5 कौन है, ये वाले हैं आपके 5। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, और एक ट्रिक भी है उससे भी याद रख सकते हो, केयर फ्री। सी से चाइना, ए से अमेरिका, आर से रशिया, ई से इंग्लैंड या फिर यूनाइटेड किंगडम, और फ्री से फ्रांस। ठीक है ना। और इनके पास क्या पावर होती है, वीटो। ठीक है, वीटो पावर क्या मतलब होती है, किसी भी बिल को रिजेक्ट करने की पावर। वीटो का मतलब ही यही होता है कि बिल को रिजेक्ट कर दो। अगर आपने बिल नहीं सुनना है, नहीं पास करना है, तो उस बिल को रिजेक्ट करने की पावर को हम क्या कहते हैं, वीटो पावर। और उसके बाद इसके अंदर होते हैं 10 नॉन परमानेंट मेंबर टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए। ये वो मेंबर्स होते हैं जो कि जिनके पास वीटो पावर नहीं होती है, 2 साल के लिए बनाए जाते हैं। वीटो को बनाया सिर्फ इसके लिए गया था, और उसके बाद फिर जो है यूएसए और यूएसएसआर यहाँ पे चाह रहे थे कि हमें यहाँ पर ये चीज चाहिए। अब देखो पता है यूएनएससी में जो है अभी जो है गए हैं यहाँ पर बात करने के लिए कि भाई हमें क्या चाहिए, पीस बना के रखना है। बिल्कुल सही बात है, जरूरत भी है, पूरे वर्ल्ड को अभी पीस की ही जरूरत है। रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा है। सो ये पूरा जो यहाँ पर किया गया है, इसमें यहाँ पर परमानेंट इनको वीटो पावर दे दी गई है। लेकिन अब आप एक चीज सोचो, ये जितने भी आपने 5 नाम पढ़े हैं, इन पांचों में कहीं भी आपको अफ्रीका मिला है, अफ्रीका की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, साउथ अमेरिका की है नहीं, ठीक है। और यूरोप को ज्यादा दे रखा है, यूरोप में यूके भी दे दिया, फ्रांस भी दे दिया। तो ये तो गलत हो गया ना, बाकी कहाँ जाएंगे फिर, है ना। तो यहाँ पर ये चीज गलत कर दी गई है। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है चेंजेस लाने की जरूरत है। तो उसी के ऊपर यहाँ पर बात है कि इसमें आज के समय में रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है। और ये जो पूरा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये नॉर्थ साउथ डिवाइड पे बेस है। इन इन पांचों की मर्जी चलती है, बाकी तो किसी की कोई चलती ही नहीं है। तो इंडिया ने यहाँ पर G4 ग्रुपिंग बनाई है, ध्यान से समझो। इंडिया ने G4 ग्रुपिंग बनाई है ताकि हम P5 में शामिल हो सके। इंडिया, जापान, ब्राजील और जर्मनी, ठीक है, ये G4 कंट्रीज। क्यों, टू एंटर इन P5। लेकिन इनको एंटर ना होने दें P5 में,
उसके ऊपर भी एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, जिसको यहाँ पर जो है कॉफी क्लब भी कहा जाता है। लिख लो ये चीजें सारी, कॉफी क्लब। ठीक है, पता है कौन बनाया है इसको? इसको बनाए हैं, इसको बनाने वाले हैं इटली, पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज इसको मिल करके बनाई है। समझे बात को? मैं कॉन्सेप्ट समझ रहे हो ना बात का? तो ये है आपका पूरा इधर कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं जो आपको पूरी की पूरी पता होनी चाहिए। इस तरीके से ये चीजें इसके अंदर लिखी हुई है, ठीक है ना भाई? तो इस तरीके से आपको ये सब कुछ याद रखना है, अपने नोट्स में इसको ऐड कर लीजिए। ठीक है ना? ये सब जितना मैंने बताया ये सब आपका इसी में लिखा भी हुआ है, बाकी मैंने अपने हिसाब से इसको आपको एक्सप्लेन करा है। सो आई जस्ट वांट कि आप सब लोग इन सब चीजों को अपने नोट्स में लिखते रहें। जब आप लिखते रहेंगे इन सारी चीजों को तो आपके लिए इजी हो जाएगा आगे चल के रिवाइज करना। समझ रहे हो बात को? चलिए, तो ये था पूरा यूएनएससी के बारे में। सारा डिसीजन अभी भी यूएनएससी लेती, जनरल असेंबली तो नाम की है सिर्फ। ठीक है, तो ये बस अपना अपने तरीके से ही काम करती है इधर। कंट्रोवर्सी भी बहुत रही है। और पता है अभी तक जितने भी ये पांचों में से सबसे ज्यादा वीटो पावर यूज किसने करी है? सबसे ज्यादा वीटो पावर आज तक रशिया ने इस्तेमाल करी है। ओके, ये भी आपको पता होना चाहिए। वैसे आपसे कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए ग्लोबली क्या चल रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। बहुत सालों से ये चीज चल रही है कि सुरक्षा परिषद जो है उसको यहाँ पर जो है विस्तार में होना चाहिए, लेकिन पता है चाइना मानता नहीं है इस चीज के लिए। चाइना बिल्कुल भी इस चीज को कभी सोच भी नहीं सकता है कि इंडिया शामिल हो जाएगा, इंडिया यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। ऐसा तो मतलब चाइना का तो बिल्कुल ही इस तरीके से मानता ही नहीं है चाइना इस चीज को तो कभी। तो समझ रहे हो बात चीज को? मतलब ये चीजें चल रही हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर वही है, वीटो है इनके पास, वीटो की वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वीटो होगा तो बहुत दिक्कत देगा वो। तो वीटो हटाने की सबसे बड़ी बात है भाई, ये डिबेट यही चल रही है कि हमें इनको बढ़ाना चाहिए। यहाँ पे आप रीड करो पूरा। जो है सुरक्षा परिषद के सुधार में यही बहस चल रही है कि सबसे पहले तो उसकी सदस्यता का विस्तार करो, उसको एक्सपैंड करो, और साथ में साथ यहाँ पर सबको दो। अब 1945 में तुमने बनाया था, 1945 के बाद तो अब और भी कंट्रीज आ गई है ना, बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रही हैं या और ज्यादा डेवलप हो गई हैं। वो और भी तो कंट्रीज हैं, उनको भी तो मौका दो आगे बढ़ने का। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के बीच में इंट्रैक्शन बढ़ाओ, उनके बीच में जो संपर्क है उसको इम्प्रूव करो, उनको जो है वो और काम करने के तरीके दो। तो जो है यही है परमानेंट मेंबरशिप का मतलब, यही है कि जो इंडिया है वो वीटो पावर का हो सकता है आगे चल के इस्तेमाल भी करे, और हम लोग जो है इसको आगे चल के अपना एक ग्लोबल पावर के रूप में निकल के आ सकते हैं। समझिए बात को? तो ये थे हमारे पूरे तीनों आर्टिकल। आई होप आपको तीनों आर्टिकल्स पूरे क्लियर हो गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो इन्हीं को आप अपना पढ़िएगा, गो थ्रू करिए इसको। बढ़ते हैं हमारे अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के ऊपर यहाँ पर जो है अ, जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने यहाँ पे लोकसभा को बताया है कि देश भर के सभी राज्यों के लिए केवल आधे महीने का लंबित जीएसटी मुआवजा शेष है। अभी तक सब लोगों ने यहाँ पर अपना जीएसटी का मुआवजा दिया नहीं है। कब आया था जीएसटी? जीएसटी 1 जुलाई 2017 को इम्प्लीमेंट हुआ था। 101वें नंबर का यहाँ पर जो है वो अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2016 में, जिसमें जितने बड़े बड़े कर हैं और उपकरों को उनमें समाहित कर लिया था। ये अप्रत्यक्ष कर है जिसमें हमें ये सोचा था हमने कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत में एक टैक्स को ही इम्प्लीमेंट करेंगे, सब चीजें एक रहेंगी। तो वही इसको यहाँ पर लेकर के आया गया था कि हर एक के ऊपर जो है वो वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर जो एक समान कर लगाया जाएगा, यूनिफॉर्म टैक्स इंडिया को एक ही मार्केट बनाया जाएगा। ठीक है। कई कहते हैं कि भाई जो है जीएसटी के आने की वजह से हमारा यहाँ पर जो हमारा रेवेन्यू आता है, जो हमारा राजस्व आता है उसमें गिरावट हुई है, उसमें जो है उसने कर के ऊपर जो है उतना सही काम नहीं करा है। तो ये बहुत सारी चीजें, क्योंकि जीएसटी ना जो उसमें काफी चीजों के ऊपर नहीं भी लगाया जाता। ठीक है, तो कई चीजों पे इसको छोड़ भी दिया गया है। तो अभी की हम बात करें तो जीएसटी जो कलेक्शन है उसके अंदर काफी जो है वो गिरावट भी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ 2021 का जो ईयर है उसके अंदर उसमें कमी आई थी। 1.1 लाख करोड़ का जो है भरपाई देनी पड़ी थी खुद ही सरकारों को, अपनी तरफ से राज्य सरकारों को ये भरपाई
देनी पड़ी थी। तो वही है, बस यहाँ पर 2022 के बाद ये चीज भी और आगे बढ़ेगी, तो उसी पे ये पूरा आर्टिकल है। तो अभी की तरीके से बात ये है, देखो जीएसटी ने इन सबको खत्म किया है, ये सारे टैक्सेस को, ये जो सामने लिखे हैं ना आपके, ठीक है, ये सारे टैक्सेस को जीएसटी ने अपने अंदर संभाल लिया है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सबस्यूम कर लिया है। किस चीज को? सारे के सारे इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष करों को। तो यही है आपका पूरा जीएसटी। तो जीएसटी को आप लोग एक बार अपने नोट्स में लिखिएगा जरूर। जीएसटी के ऊपर आपके नोट्स में क्वेश्चन आ सकता है, उसके ऊपर कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का आपसे सवाल भी किया जा सकता है, कहाँ पे, कैसे, किस, कब बना था, किस तरीके से बना था, ऐसे सब सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले हमारे फिफ्थ आर्टिकल की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, जो इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं उनको अपनाने का चलन। एक्चुअली में ना सबसे पहले एक स्कीम आई थी फेम इंडिया। ठीक है, सबसे पहली स्कीम मैं आपको बता देती हूँ क्या था एक्चुअली में। फेम इंडिया स्कीम जो है वो 2015 में आई थी, और इसका पहला फेज 2019 में खत्म हुआ था, चल गया था, तो सरकार ने दूसरा फेज भी लॉन्च किया था। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट फेम की फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया। उसमें क्या था कि जितने भी व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर क्या दिया जाएगा? सब्सिडी दी जाएगी अगर वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपनाते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाएं, और हमारी जो ये पेट्रोल और डीजल के ऊपर जो इतनी ज्यादा निर्भरता है उसको कम करें। ये था इनका प्लान। तो अब सरकार ने फेम इंडिया का सेकंड फेज भी यहाँ पर लॉन्च किया था, जो कि 1 अप्रैल से शुरू हो गया था, जिसमें 10,000 करोड़ की सहायता भी दी थी। जिसमें क्या था, पब्लिक और शेयर ट्रांसपोर्ट को हम यहाँ पर इंक्रीज करेंगे, जितना भी पब्लिक, सार्वजनिक और साझा परिवहन है उसको। आपने देखा होगा जैसे बहुत सारी जगह पर जो है जिप के जो है वो भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं। इलेक्ट्रिक रिक्शा बहुत जगह पे चलते हैं, ये तो आपने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा चलते हैं। इलेक्ट्रिक ऑटो आ गए हैं, इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं अब। तो यही था यहाँ पर। इसमें क्या होगा कि आपको जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आप खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर आपको एक एकमुश्त कमी के रूप में प्रोत्साहन दिया जाएगा। आपको यहाँ पर आपके खरीदारों को यहाँ पर जो है एक तरीके से एक आपको मुआवजा दिया जाएगा एक तरीके से। ठीक है, आप अगर पूरे एक साथ ही पैसा भर देते हैं तो आपको एक साथ उसके ऊपर कुछ ना किसी प्रकार का मुआवजा यहाँ पर दिया जाएगा। तो यही था इसके अंदर। कौन इसको लेकर के आया था? कौन लेके आया था इसको? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस की मिनिस्ट्री है, वो यहाँ पर इसको लेके आई थी। जिसके अंदर करीब 2700 चार्जिंग स्टेशंस बनाए गए थे। जितनी भी स्मार्ट सिटीज हैं, हिली एरियाज हैं, ताकि हर एक एरिया में यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन हो, ताकि जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको यहाँ पर चार्ज करने की कोई भी समस्या ना देखने को मिले। ठीक है, तो यही है, इसी का पूरा के बारे में है कि सरकार ने इस चीज को यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, 2021 में जो इसका सेकंड फेज लॉन्च हुआ था, इसके अंदर जो है 15,000 किलोवाट से सरकार ने यहाँ पर जो है इसको इंक्रीज कर दिया था। तो बस वही है, इसका फेज सेकंड भी लॉन्च किया जा चुका है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो बाकी आपको ये सब डिटेल में नहीं जानना है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो यहाँ पर कितने बजट में चल रहे हैं, इनका बजट का कितना पूरा पैसा है, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा। हाँ, ये आपसे जरूर पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जीएसटी कितना है। पहले 12% लगता था, उसको 5% कर दिया गया। साथ ही साथ चार्जिंग स्टेशन पे भी जो 18% लगता था उसको 5% कर दिया गया। तो अब आपके दिमाग में क्या रहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे जीएसटी अब टोटल 5% लगता है, चाहे आप खरीदने जाओ चाहे आप चार्जिंग करने जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर है, जो भी इस तरीके के लोग होंगे उनको ग्रीन लाइसेंस की प्लेट दी जाएगी, और परमिट की उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ग्रीन लाइसेंस होगा। क्योंकि ये यहाँ पर ग्रीन मतलब कि ये जो है ग्रीनरी को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इस चीज को यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है ना? तो ये है आपका पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सवाल आ सकता है। फेम इंडिया स्कीम पर यूपीएससी भी पहले सवाल कर चुकी है। सो फेम इंडिया स्कीम फुल फॉर्म के साथ आपने देखी यहाँ पर। तो फेम इंडिया स्कीम काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली चीजों को प्रोत्साहन देने के लिए इम्पोर्टेंट है, जरूरी भी है आज के टाइम पीरियड में। ये चीज जरूरी भी है कि इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाए।
ठीक है। आपको पता ना इसमें बैटरी कौन सी लगती है? अगर जो ये भी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, इनमें बैटरी कौन सी लगती है? लिथियम आयन बैटरी। और ये जो लिथियम आयन बैटरी है, भारत में तो लिथियम इतना मिलता नहीं है, तो हम कहाँ से मंगवाते हैं? या फिर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लिथियम कौन सी कंट्री के पास है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। मैक्सिमम जो है हमारे लिथियम के जो रिजर्व्स हैं वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया के पास है। साथ ही साथ लिथियम ट्रायंगल भी है, जहाँ पे काफी ज्यादा लिथियम मिलता है। लिथियम ट्रायंगल कहाँ पे बनता है? साउथ अमेरिका में। लिख लो इन चीजों को। कौन सी 3 कंट्री में? बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली। इनको नोट कर लो, मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ, अगर आपको विजिबल नहीं है तो मैं साथ साथ बोल भी रही हूँ, उनको लिखते जाइए। बोलीविया, अर्जेंटीना एंड चिली। ठीक है। तो ये सब ना आपको फैक्ट्स नोट करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना, इन फैक्ट्स के ऊपर सवाल बहुत ज्यादा किए जाते हैं। तो अगर आपको ये पता होगा तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, कि आपको कोई भी इजी में डिफिकल्टी नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो ये आपसे पूछा जा सकता है। चलो, बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, जो है यहाँ पर सुसाइड। अभी पता है क्या हुआ? 3 स्टूडेंट जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो यहाँ पर सुसाइड कर लिए हैं, राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट में। राजस्थान कोटा में जो है यहाँ पर रिसेंटली सुसाइड का केस देखने को मिला है, इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है। ठीक है। वो बहुत ज्यादा रो रहे थे वो स्टूडेंट्स, जो यहाँ पर कोटा में पढ़ाई कर रहे थे। तो ये पूरा जो एक आर्टिकल है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। और उनकी जो है सुसाइड से डेथ हो जाती है। 2 लोग यहाँ पर जो है वो एक दूसरे के मतलब साथ में ही रह रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे थे। और 3 में से जो है, उनमें से एक जो है यहाँ पे स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट तो बिहार से आए थे, 2 स्टूडेंट बिहार से थे, और एक स्टूडेंट यहाँ पे एमपी से आया था, राजस्थान के कोटा में। कोटा आप लोग सब जानते हैं, आईआईटीज के लिए फेमस है। और उनमें से 2 स्टूडेंट जो बिहार वाले थे, ये तो इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई कर रहे थे। और जो एक एमपी से आया था, वो नीट के लिए, है ना, जो नीट का एग्जाम होता है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर द मेडिकल, उनके लिए थे। कोटा जो कि सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स के लिए जाना जाता है, जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए पढ़ाई करवाता है, यहाँ पर काफी सारे नंबर यहाँ पर देखने को मिले हैं। स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, इतने टेस्ट होते हैं, इतना स्ट्रेस होता है, जिसमें लोग अपने यहाँ पर जान गंवाना सोचते हैं। ठीक है। बहुत हुआ था यहाँ पर कि आईआईटी जेई एग्जाम के लिए ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब बहुत क्रिएट होने लग गई थी। तो इसीलिए यहाँ पर जो है, यहाँ पे लोग जो है, बच्चे जो हैं, एकेडमिक सफलता को ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। एजुकेशन, बिल्कुल एजुकेशन बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजुकेशन अगर आप नहीं कर पाए, या इवन आप किसी भी चीज के ऊपर आप नहीं कर पाए हो, आप सक्सेस नहीं ले पाए हो, तो आप अपनी जिंदगी ही खत्म कर दो। ऐसा तो नहीं है ना, है ना? ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप अपनी जिंदगी ही तबाह कर दो यहाँ पर। तो ये जो चीज है ना यहाँ पर, कि आपने 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 उस चीज को इतना ज्यादा मान लिया कि आपने बस उसी चीज को मान करके आप अपनी अपनी जिंदगी एंड करना चाह रहे हो। यूथ में ये चीज बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ऐसा नहीं कि जो जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनमें भी ये चीज बहुत देखने को मिली है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ कोटा में है तो ऐसा हो रहा है, यूपीएससी के भी बहुत छात्रों को यहाँ पर देखा गया है। सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है ना, कि भाई यार यार, या तो आप बहुत ज्यादा अच्छा कर जाओ, या तो फिर आप अपनी जिंदगी एंड कर दो। तो मतलब क्या होता है ना, कि ये चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, पेरेंट्स की आशाएं होती है, रिलेटिव्स की आशाएं होती हैं। और जब आपको लगता है कि यार हम उस चीज के ऊपर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि वो एक आसान रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं, कि चलो भाई सुसाइड कर लें। अरे इतना आसान थोड़ी है। आपने सुसाइड कर ली तब तो सबसे आसान रास्ता आपने अपना लिया। आसान रास्ता क्यों अपनाना है? दुनिया में रह करके करके दिखाइए उस चीज को, उस चीज को आगे बढ़िए, उस चीज से, उस चीज में अपना एक मान सम्मान तैयार कीजिए। ये जो है ना, ये चीजें दिखाने, यही चीजें हमारी एजुकेशन में बहुत बड़ी कमी है। हमारी एजुकेशन सिस्टम में जो है ये सब चीजें दिखाते ही नहीं है हमें। लेबर बनाना सिखाते हैं हमें, गुड ह्यूमंस, हमें ह्यूमन लाइफ की वैल्यू, ये सब सिखाते नहीं है यहाँ पर। तो ये चीजें बहुत जरूरी है, एक फैमिली में भी सिखाना, और हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी इस चीज को दिखाना, और ये बताना कि हर चीज जो है वो सिर्फ एजुकेशन, बिल्कुल है, एजुकेशन बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है देश के लिए, बिल्कुल। पर
सिर्फ एजुकेशन नहीं है। अगर आप सक्सेस एजुकेशन के थ्रू हासिल नहीं कर पाए तो देर आर सो मेनी वेज जिससे आप अपनी एजुकेशन को हासिल कर सकते हो। तो ये जो पूरा है ना यहाँ पर, ये चीजें बहुत ज्यादा है। मेंटल हेल्थ को यहाँ पर देखा ही नहीं जाता है। लोग यहाँ पर ये देखते ही नहीं है कि जो मेंटल है, यहाँ पर 150 से ज्यादा मिलियन लोग जो है वो मेंटली इल है। वो यहाँ पर हेल्थ केयर सर्विस की उनको जरूरत है, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है, लेकिन नहीं है भारत के अंदर। साइकाइट्रिस्ट के पास जाना तो हमारे भारत में मैं कहूँ एक वर्ड हौवा माना जाता है। अगर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाते हो ना, लोग सोचते हैं यार ये तो पागल हो गया है। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। आप भी जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन वही है, ऐसा माना जाता है कि ये साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है, इसका मतलब इसका दिमाग खराब हो चुका है। तो ये जो एक प्रावधान है, ये जो एक सोच है लोगों की, इसको खत्म करने की भारत में जरूरत है। ठीक है, एनजीओ इसके लिए आगे भी आते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर एनजीओ आया था यहाँ पर, जो इस चीजों में है, तो मतलब गवर्नमेंट अभी भी नहीं आई आगे। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है यहाँ पर कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो एक थ्योरी थी जो कि जॉन लॉक लेके आए थे, थॉमस हॉब्स लेके आए थे, उसके तहत इसको इम्प्लीमेंट भी करवाने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। समझे सब लोग इस चीज को? क्लियर हुआ सबको ये टॉपिक? तो आप लोग भी सब जो भी एजुकेशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि आपका जैसा भी एग्जाम रहे, जैसा जैसा भी रहे, हिम्मत ना हारे। कोशिश करें यहाँ पर, किसी भी तरीके से उस चीज के लिए हिम्मत हारने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हिम्मत हारेंगे चीजों को यहाँ पर तो है बहुत ज्यादा कमी आपको महसूस होने लगेगी। अपनी अपनी ऊपर बिल्कुल भी शक करने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर शक नहीं करना है। जरूर होगा, आज नहीं तो कल जरूर होगा। हर चीज होगी। आपको शक नहीं करना है अपने ऊपर, अपनी काबिलियत पे शक नहीं करना है। अपनी काबिलियत पे भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। चलिए, क्वेश्चन करते हैं। आज जो मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ प्राइवेट मेंबर बिल के ऊपर, ये वही क्वेश्चन है जो ऑलरेडी इस आर्टिकल को मैंने कल के ही लेक्चर में कवर अप किया है। तो अगर आपने कल का लेक्चर बहुत अच्छे से सुना है तो ये पूरा आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा बिल है जो कि मिनिस्टर के अलावा लाते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये एक ऐसा बिल होता है जो मिनिस्टर के अलावा लाया जाता है, मिनिस्टर नहीं लाते। अगर मिनिस्टर कोई बिल ला रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? पब्लिक मेंबर बिल, या फिर सरकारी विधेयक, गवर्नमेंट बिल। राइट। ये ऑलमोस्ट फ्राइडेज को आता है, बिल्कुल सही बात है। एक फ्राइडे रिजर्व्ड होता है इसके लिए। मैंने बताया था ना लास्ट क्लासेस में, आप लोगों को याद होगा अगर तो, कि फ्राइडेज इसके ऊपर रिजर्व्ड होता है कि भाई फ्राइडे को तो ये चीज लानी है, तो फ्राइडे को रिजर्व्ड है ये चीज। ठीक है, तो फ्राइडे के लिए ये रिजर्व होता है। बिल्कुल ठीक से, बिल्कुल ठीक बात लिखी है ये वाली। देन यहाँ पर जो ये बिल आएगा या नहीं आएगा, वो राज्यसभा के केस में चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डिसाइड करते हैं, और लोकसभा के केस में ये स्पीकर ऑफ लोकसभा डिसाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया भाई उठा करके बिल को ले आए, नहीं होता है ऐसा। ये यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। कौन यहाँ पर डिसाइड करता है इसको? जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करते हैं। ठीक है ना? और कोई भी आज तक प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो 1970 के बाद से यहाँ पर एक्ट नहीं आया। बिल्कुल ठीक बात। अगर मैं आंकड़े बताऊं तो अभी तक के 14 प्राइवेट बिल हैं जो कि पास हुए ही नहीं है। ठीक है, प्रेफरेंस किसको दी जाती है? पब्लिक मेंबर बिल को। तो मानते नहीं है ना। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, जो अमित शाह है, वो पब्लिक मेंबर है या प्राइवेट मेंबर है? वो पब्लिक मेंबर है। क्यों? क्योंकि वो एक मिनिस्टर है। जो भी मिनिस्टर होंगे वो पब्लिक मेंबर में काउंट किए जाते हैं। और जो भी मिनिस्टर नहीं है वो ये प्राइवेट मेंबर होते हैं। ठीक है, वो निजी सदस्य में आते हैं। अच्छा, ये बताओ कि क्या कोई रूलिंग पार्टी का जो मेंबर होगा, क्या वो प्राइवेट मेंबर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। दिमाग लगाना अपना। कोई रूलिंग पार्टी का जो पर्सन होगा, रूलिंग पार्टी का पर्सन जो है वो प्राइवेट मेंबर में जा सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है उसके सारे मेंबर्स तो मिनिस्टर्स नहीं बन सकते। हमारे सरकार में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 से 15% जो लोकसभा की स्ट्रेंथ है, उतने ही सिर्फ मंत्रिमंडल में आ सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। ठीक है, बाकी नहीं आ सकते। क्लियर हो गया सबको ये बात? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इससे सवाल आपका पूछा जा सकता है।
चलो बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्क्रैम जेट इंजन बड़ा न्यूज में रहता है ये भी, क्योंकि ना आपको भी पता है कि भारत अब इस चीज में काफी कोशिश कर रहा है। तो हमारे इस तरीके के जो इंजन्स वगैरह हैं, ये सब जो चीजें, उनसे सवाल आते हैं। स्क्रैम जेट इंजन, स्क्रैम जेट इंजन क्या होता है ना, एक नया वेरिएंट है रैम जेट इंजन का। पहले क्या होता था इस्तेमाल, राम जेट इंजन। राम जेट इंजन के बाद अब आया है स्क्रैम जेट इंजन। ठीक है, क्या होता है ना ये, बेसिकली इसमें जो है यहाँ पर नए तरीके से जो है वो एक्सप्लोजन किया जाता है। बेसिकली डिफरेंस होता है इसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई का। यहाँ पर ये रहा, ये वाला थर्ड पॉइंट पढ़ो। इसमें क्या होता है ना कि जो प्रपेक्षण यान है यहाँ का, जो लॉन्च व्हीकल होता है, इसकी क्षमता में सुधार होता है और इसमें ज्यादातर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रॉकेट्स में आपको जरूरत नहीं होती और ये सुपरसोनिक स्पीड पर ही चलता है। पहली बार जो जेट इंजन बनाया था वो जर्मनी के पर्सन को बनाया बनाया था उन्होंने। तो यहाँ पर जो है ना क्या होता है कि ये रॉकेट इंजन ये वाला ना ज्यादा कम ऑक्सीजन को लेता है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। ये ऑक्सीजन में जो है ना वो एटमॉस्फेयर से ही यूटिलाइज कर लेता है और फिर उसके बाद उसको कंबस्ट करता है, उसको जो है कंबशन में हेल्प करके काम कर सकता है। और ये हाई एल्टीट्यूड्स पे बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। ये बिल्कुल ठीक बात है, हाई एल्टीट्यूड पे ये काम करता है। बेसिकली क्या करता है ना कि ये जितनी भी एक चैम्बर पूरा होता है, इसके अंदर जितनी भी उस चैम्बर में एयर होती है उसको ये आगे ट्रैप कर लेता है, उसका जाल बिछा करके उसी को इस्तेमाल करता है आगे। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो बिल्कुल सारी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट लिखी हुई है। तो ये थे आपके पूरे आर्टिकल्स। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। पूरे आर्टिकल्स भी समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या क्या चीजें यहाँ पर बनी हुई है। ठीक है ना? आपके एग्जाम में यहाँ पर इन सब चीजों से, जितना भी मैंने आपको यहाँ पर बताया है, सबसे यहाँ पर सवाल बन सकते हैं। जितने भी आर्टिकल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जितनी भी हमने चीजें यहाँ पर कवर अप करी हैं, ये जितनी भी सारी फैक्ट्स मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये सारी की सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। इनको आप नोट कर लो सारी चीजों को, और इन सबको आपके जो एग्जाम है उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सबको नोट कर लो, सारी चीजें यहाँ पे लिख लो। और ये सारे के सारे फैक्ट्स आपके एग्जाम में काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आई होप आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे लेक्चर, सारी की सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरीके से हम आगे बढ़ेंगे और लेक्चर में और चीजें भी समझेंगे। कल की क्लास में फिर से हम ऐसे ही टॉपिक्स को लेके आएंगे और उनसे चीजों को समझेंगे। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे जैसे कल की क्लास आएगी और नए नए टॉपिक्स के साथ हम आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। सो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतने पेशेंटली यहाँ पर सुनने के लिए। बाकी का जो भी चीजें हैं वो हम कल की क्लास में इसके आगे भी समझेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।